आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। चीनी मॉडल, दुश्मन फिर दोस्त और नवाज शरीफ, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। इस दौरे से बहुत सी उम्मीदें और तवक्कात हैं, लेकिन चीन हमारा हमसाया ही नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त भी है और उसने हर अच्छे, बुरे और मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। चीन से हमारे ताल्लुकात किसी हुकूमत की सतह पर नहीं बल्कि मुल्क और रियासत की सतह पर उस्तवार हैं। वजीर आजम इमरान खान को चीनी निज़ाम बहुत पसंद है। वो चीन में गुर्बत के खात्मे के बड़े ही मद्दाह हैं और गुर्बत के खात्मे का यही मॉडल पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि चीन और हमारे मौशी मॉडल में बहुत फर्क है। चीन ने अपनी मईशत को कर्जों के बजाय प्रोडक्शन और सनती तरक्की पर डाला, बेतहाशा और गैर जरूरी दरामदाद की बजाय बरामदाद को बुनियाद बनाया। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उसने आबादी को जहमत की बजाय उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। छोटी घरेलू सनत और कॉटेज इंडस्ट्री को ऐसा फरोग दिया कि चीनी मसनूआत आज पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। वजीर आजम साहब, आप चीन में गुर्बत के खात्मे की मिसालें देते हैं, लेकिन सिर्फ मिसालों से बात नहीं बनेगी सर। चीन ने महंगाई करके अपने लोगों को गुर्बत से नहीं निकाला बल्कि महंगाई को नकेल डालकर लोगों को गुर्बत से बचाया है। इस वक्त चीन में महंगाई की शरह सिर्फ 2% है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 13% है। चीन ने मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए सिर्फ मुखालिफिन को जेलों में नहीं डाला बल्कि अपने वुज़रा को भी सख्त सजा दी। चीन ने सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की नहीं की बल्कि मजबूत सियासी इस्तेहकाम लाकर मुल्क को आगे बढ़ाया। चीन जहां जरूरत हो वहां बातचीत और हाथ मिलाने पर भी यकीन रखता है। खान साहब, आप मोटरवेज के खिलाफ रहे, लेकिन चीन ने पूरे खित्ते के रोड नेटवर्क के लिए वन बेल्ट वन रोड का तस्वुर पेश किया और यही सीपैक इसकी अमली तस्वीर है। सीपैक को ब्रेक लगाकर या इसकी रफ्तार सुस्त करके लोगों को गुर्बत से सर नहीं निकाला जा सकता। चीन ने लंगर खाने नहीं बल्कि कारखानों का जाल बिछाकर लोगों को गुर्बत से निकाला है। चीन IMF से कर्जे लेता नहीं बल्कि कई मुमालिक को कर्जे देने वाला मुल्क है। आप अगर पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करना चाहते हैं ना वजीर आजम साहब, तो चीन के मौशी मॉडल से अच्छी चीजें पाकिस्तान में लागू करें सर, इसी से बेहतरी आएगी। अब सवाल यह है कि क्या वजीर आजम के दौरे चीन से वाबस्ता तवक्कात पूरी हो सकेंगी? आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है अंदिलीब अब्बास, PMLN से हमें सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। आपसे शुरू करते हैं। आज वजीर आजम इमरान खान चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन आ गए हैं और उन्होंने वहां पे विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत की और चीनी क़यादत से भी वहां पे मुलाकातें की, सरमायाकारों से भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन ये जो आपकी ऑपोजिशन है ना, ये समझ रही है कि वजीर आजम वहां पे कर्जा मांगने के लिए गए थे। तो जरा इन्हें बताइए कि वजीर आजम जो है वो चीन क्यों गए थे, उनका मकसद क्या था और इस दौरे से आपको क्या उम्मीदें और तवक्कात हैं? शुक्रिया पारस। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान PDM है, पाकिस्तान डेड मूवमेंट, उनकी परेशानी की हालत देखें कि एक उन्होंने बड़ी मेहनत से 3.5 साल चीखें मारी थी कि जी गवर्नमेंट फेल हो गई और इनकॉम्पिटेंस। अब सारी दुनिया पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के पूरे हालात को एग्जाम्पल दे रही है। चाइना ने इस विंटर ओलंपिक्स पे 2 अपने जो ट्राइका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, एक रशिया और एक पाकिस्तान को स्पेशल इनवाइट किया कि हमने इस रीजन पे, आपने सही कहा, चाइना को जो मॉडल है 40 इयर्स ऑफ रिफॉर्म्स, पिछले साल आपको पता है 40 इयर्स ऑफ रिफॉर्म्स पूरे हुए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 40 साल डिस्ट्रक्शन के तबाही के थे और वो आपने देख लिया कि जितने भी ये जब गए हैं पाकिस्तान को दिवालिया करके गए, क्योंकि दिवालिया था 2 महीने के रखे गए थे। जब ये कहते हैं जी खुदकुशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, इन सब पे आते मैं जा रही हूं, पहले जरा हम चाइना के ऊपर बात करें की वजह से। क्या आप ये समझती हैं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल अभी आज भी वैसे ही हैं जैसे 2018 से पहले थे और सीपैक के ऊपर काम की स्पीड भी क्या वही है या कुछ सुस्त हुई है या और ज्यादा तेज हो गई है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इस स्ट्रेटेजिकली आज तक कभी ऐसी मीटिंग कभी हुई नहीं, ना इस तरह के ताल्लुकात हुए हैं, ना इस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए हैं। जरा आप डिटेल पढ़ें कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। IT, इनोवेशन, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये अब हम बिल्कुल पार्टनरशिप पे उस पे जा रहे हैं कि हमने एक नहीं, अफगानिस्तान
कश्मीर, सारे का सारा मिला के जिस किस्म का तारीखी ये दौरा हुआ है, पहले तो आपको पता है ना इसीलिए क्या दौरे हुआ करते थे, मतलब चीन को भी आपने मुतमईन कर दिया है, बांग्लादेश को पीछे छोड़ सिक्योरिटी दिया के हवाले से जो उन्हें खदशात हैं, जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उसके ऊपर फैक्ट्स हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, दुनिया में अमेरिका हार गया, यूके हार गया कोरोना से, पाकिस्तान की बातें हर तरफ हो रही हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, टेक्सटाइल में आप इंडिया बांग्लादेश के बावजूद ऑपोजिशन कहती है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के मंसूबे थे उन्हीं के ऊपर आप तख्तियां लगा रहे हैं। आज जरा आप इस ऑपोजिशन को ये भी बताएं, बल्कि गिनवा दें अपने मेगा प्रोजेक्ट्स जो ये तारीखी कर्जे हासिल करने के बाद आपने पाकिस्तान में लगाए हैं। देखिए, अपोजिशन बेचारी क्या करे, वो तो मीनारे पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स बताएं अपने आपको, इन्हें खामोश कराएं इस बात का जवाब देके। पाकिस्तान मैं मेगा, हाँ, हमारा मेगा प्रोजेक्ट है हेल्थ कार्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा वो तो मेगा प्रोजेक्ट है किसानों की भलाई। मेगा प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक है? हेल्थ और एजुकेशन पे। किसका? सेहत कार्ड का, वो तो इंश्योर्ड है ना। किसका कह रही हैं कि क्या ताल्लुक? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूं। 400 बिलियन की बात कर रही हूं कि 400 बिलियन 3 सालों में कौन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट से नून लीग की मुराद ये है मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, बड़ी अच्छी बात, बिजली के मंसूबे। सुन ले जबरदस्त। मैं पारस, आपने मेरे दिल की बात की। अच्छा, मेरे पास सारे फिगर्स हैं। नेशनल हाईवे 4 लेन बाईपास, मैं आपको बता रही हूं कि इस वक्त 60% ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है 3 सालों में। ये आपने कब शुरू किया था? जो 4 लेन 3515 ये शुरू कब किया था? 37 वो, और फिर ये 4 लेन बाईपास, ये कब शुरू हुआ था? 2 लेन रिहेबिलिटेशन, 4 लेन शुरू हुए थे। भाई, ये जो हमारे दौर के प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे बताएं, 1 किलोमीटर इन्होंने रखा कराची के लिए, कराची हाईवे, कहते हैं हाईवे हमने बनाई, एक ईंट नहीं लगाई आपने। मेट्रो बस किसने दी? आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे मंसूबे हैं, वो सारे पुराने मंसूबे सही कह रहे हैं। पारस, चले जाओ हाइड पार्क, ये सही कह रहे हैं। सारी ईंटें इन्होंने एवन फील्ड फ्लैट्स में लगाई हैं, यहाँ से चोरी करके, यहाँ से डाके डाल के, जिसकी एक रसीद ये नहीं ला पा रहे आप। इनका एक चपड़ासी जिसका नाम है हाजी मकसूद, 400 करोड़ रुपया 400 करोड़ रुपया हाजी मकसूद के अकाउंट से निकला है। मसरूर अनवर के अकाउंट से 92 करोड़ रुपया निकला है। नाकामियों का एतराफ शुरू कर दिया है आपने, पैसे चाहे एहतसाब हो चाहे महंगाई हो। नहीं, आप फिक्र ना करें। इन्होंने कहा पाकिस्तान एपिक्स करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल मैं आपको बता रही हूँ जी, एपिक्स इंटरनेशनल, उन्होंने कहा हैज टेकन स्टेप्स एंड इन्होंने इसके ऊपर इन्होंने 30,000 करप्शन के केसेस पकड़े हैं, जिसमें 323 बिलियन रिकवरी क्या की है आपने? जेलों में इस वक्त कौन है जिनको डाला था वो भी 323 बिलियन मियां साहब को भी वापस नहीं ला सके, उन पे भी अभी हम बात करते हैं। आप कहते हैं उनके बाद एहतसाब का अमल भी रुक गया। जरा आते हैं, मैं बाकी मेहमानों से चीन पे जरा कमेंट ले लूं, फिर इस पे बात करते हैं। आसिफ किरवानी साहब, आप क्यों समझते हैं कि इमरान खान के हर बैरूनी दौरे का मकसद होता है कर्जा हासिल करना? कल शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की कि वो कर्जा लेने के लिए चीन चले गए। सर, ये 2 तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक इशूज की क्या कोई अहमियत नहीं होती है आपकी नजर में? सवाल ये उठता है कि कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सरबराह जो गैर मुल्की दौरे पर जाता है, उसमें देखा यह जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए वहाँ से क्या लेके आया है। ठीक, अब तक की ये सूरत हाल है कि जिस सी पैक की ये बात कर रहे हैं और 1 बेल्ट 1 रोड, ये सारी चीज़ें जो थीं, इन्होंने तो सी पैक के रास्ते में रोड़े अटकाए। आपको मालूम है कि चाइना के सदर का दौरा भी इनके धरनों की वजह से मनसूख हुआ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब खुद चाइना जाते हैं और फिर वो दोबारा उनको आमादा करते हैं चाइना के सदर को, और वो तशरीफ़ लाए चाइना के सदर, और सी पैक की बुनियाद रखी गई और उसका आगाज़ किया गया। और ये भी रिकॉर्ड पर है कि इस हुकूमत के वुज़रा के बयानात आप निकाल के देखिए, जिन्होंने सी पैक को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा कि इसको सुस्त किया जाए या इसको कैप किया जाए। ये सारी चीज़ें कौम के सामने हैं दरअसल। और फिर इन्होंने जितने कर्जे इस अपने 3.5 साला दौर में लिए, मुझे बताया जाए, आपने भी इस तरफ पॉइंट आउट किया, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई बिजली का कारखाना लगाया, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई इन्होंने तो वही किया कि जो हमारे मंसूबे थे, नवाज शरीफ साहब के दौर के मंसूबे थे, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे वो सी पैक के मंसूबे हों,
ان پر اپنی تختیاں لگا دی اچھا کرمانی صاحب، یہ ترقی ضرور انہوں نے چائنا کی اگر آپ نے بات کی سر دیکھیں وزیر اعظم نے وہاں پہ چینی سرمایہ کاروں سے ملاقات بھی کی ہے، گفتگو بھی ان کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ سر یہ چینی کمپنیوں سے اربوں روپے کے معاہدوں پہ دستخط بھی ہوئے ہیں، تو اور آپ کیا توقع کر رہے ہیں سر؟ ذرا مخالفت کی اینک اتار کے سر ذرا معاملات کو دیکھیے نا، پھر آپ دیکھیں کہ چائنا اس وقت باقی دنیا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن پاکستان نے کھڑے ہو کے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور کریڈٹ یہ عمران خان کو جاتا ہے؟ جتنے قرضے یہ آلریڈی لے چکے ہیں اور یہ جو جتنے بھی معاہدوں کی بات کر رہے ہیں یہ تو ایم او یوز سائن کی ہوں گے نا انہوں نے. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا معاہدہ سامنے لایا جائے جس سے کہ پاکستان کے عوام کی غربت میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں کمی آئی ہو یا کمی آئے گی. 3.5 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے، غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر تر ہو گیا ہے، اور ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لینے والی یہ حکومت ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ جنہوں نے ہزارہا اربہ روپے کے قرضے لیے ہیں ان میں سے مجھے بتائیں کہ ان قرضوں کا پاکستان کے عام عوام کی زندگیوں پر ان کے کیا اثر پڑا ہے؟ کیا بجلی کی قیمت فی یونٹ کم ہو گئی ہے؟ کہ ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اچھا ہیلتھ کارڈ پہ آ جائیں. ہیلتھ کارڈ بھی آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں. میں اس تقریب میں موجود تھا، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں گیا تھا. ہیلتھ کارڈ بھی نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اور اس کی مظفر آباد سے ہم نے تقسیم شروع کی تھی. اب ریکارڈ کی بات ہے نا. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے چیلنج کریں، مجھے چیلنج کیجئے. آپ نکالیے کہ کیا 2016 میں نواز شریف صاحب نے مظفر آباد میں جا کے ہیلتھ کارڈ سکیم نہیں اناؤنس کی؟ چلے وہ لمیٹڈ ہوگا نا سر، انہوں نے بہت وسیع کر دیا ہے گراؤنڈ اب اس کے لیے. آپ دیکھیں پورے کے پی کے کو دے دیا، پورے پنجاب کو، پورے ملک کو دے دی. صورتحال یہ ہے کہ جو بھی بالفرض ہم مان لیتے ہیں جی کہ انہوں نے بہت بڑے تیر چلا دیے پکڑ کے، لیکن میرا وہی سوال ہے، میری سوئی وہیں اٹکی رہے گی چونکہ ہم کامنر ہیں، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کیا آٹا، چینی، گھی، دال، سبزی، بجلی کی قیمتیں، بچوں کے اسکولوں کی فیسیں، یہ اس کا بتائیں کہ اس کا کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے تو غریب کو مار دیا، مڈل کلاس کا صفایا کر دیا. کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے نہیں ہیں جیسے مسلم لیگ نون کے دور میں تھے، اور وہ کیا جانچنے کا کرائٹیریا ہے، یہ کیا پیمانہ ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ملک کے ساتھ اب ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں؟ سب سے بڑی مثال جو ہے اس کی وہ ہے سی پیک. اس میں ظاہر ہے اس پہ کام پیپلز پارٹی کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں بھی آ گیا ہے نا، لیکن نواز شریف صاحب انہوں نے یہ تو سی پیک کے راستے میں دیوار بنا کے کھڑی ہوئے. وہ تو نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، اور جس طرح ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، یہ بھی کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے کہ چائنا نے. اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کریڈٹ لیتی ہے. میں ذرا مندوخیل صاحب سے ذرا اس پہ اب بات کر لوں. قادر مندوخیل صاحب، چونکہ غربت پہ کافی بات ہو رہی ہے سر، تو ایک تو وزیر اعظم کے دورے چین پہ بھی آپ اپنا کامنٹ کیجئے گا. دوسرا، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ غربت کے خاتمے کے لیے چین سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. آپ کے خیال میں اگر چین کے ماڈل کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کیا چینی ماڈل سے کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ کیا غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یہ سب کر سکتے ہیں؟ پارس، میں 1997 میں جیل کمیٹی کا میں ممبر بنا. میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو میرے ساتھ مختلف این جی اوز نے رابطہ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو قیدی جو ہے نا ان کو ہم کھانا دینا چاہتے ہیں. جی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا. تو پھر کھانا جب لا ہے تو میں نے دیکھا، تو پھر میں نے ان سے گزارش کی. میں نے کہا دیکھیں یہ قیدی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کب تک کھانا دیتے رہو گے؟ اور ان کے لیے عملی کام کیوں نہ شروع کریں ان کی رہائی کے لیے، تاکہ یہ خود کھانا کمائے، خود کھانا اپنی بچوں کے لیے کمائے. آپ ان کو کتنے دن کھانا دیں گے؟ عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی انکم ہے، نہ کوئی پروجیکٹ ہے. میں اس کی ذاتی بات نہیں کروں، ذاتی تو ہے ہی نہیں کچھ اس کے پلے. میں پاکستان کی بات کروں. آپ کی انویسٹمنٹ رک گئی، آپ کا سی پیک رک گیا، آپ کی فورن پالیسی آپ کے سامنے اشر ہے.
दाखिला आपके सामने है और मईशत का जो रस्तू था वो तो पहले 6 महीने में फेल हो कादर गया। मंदोखिल साहब तो ऐसी एक बातें ना रिटायर्ड करें मुलाजिम के पास सर, आप ये तो मानेंगे ना कि एहसास प्रोग्राम जैसे मंसूबों से पाकिस्तान में गुर्बत में कमी नहीं आ सकती। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ था ना सर, और इस पे तो आपको इस हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए कि एक अच्छी चीज को आगे बढ़ाया, जारी रखा। ये है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जालसाजी से उसका नाम एहसास रख, आज भी कानून है, आज भी एहसास प्रोग्राम की जो दफातर देखे तो वहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट लिखा हुआ है। ये क्योंकि एक्ट बन चुका है, क्योंकि जाली धंधों को जारी रखा, बंद नहीं किया, जारी नहीं रखा। मैं आपको खुदा की कसम कह रहा हूँ कि लोग मुझसे रब्ता कर रहे, वो जो पहले सुन ले, वो जो पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट के 3 किस्तें बकाई थी, उन्होंने एक केस मिला के 12,000 जो लोगों को दिए। उसके बाद आप मुझे बता दो, कहीं आपने सुना है? बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस वजह से उनको पता है कि बेनजीर इनकम का वो यही समझ रहे कि अभी तक हमारे हाथ में होगा तो रब्ता कर रहे हैं, भैया मैं पैसे नहीं दे रहे, पैसे रोक दिए उन्होंने। और वो भी अलमी अदारों से जो खरबों रुपए उन्हें ले लिए, 12,000 रुपए दे के वो बाकी चीजें नहीं दिया। तो बात ये है कि जो बनी हुई है, जो अपने आप को माशी टीम कह रहे थे, और पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सका। वो डेम वाला बाबा किधर गए? सीपेक आपके सामने। आप मुझे एक बात बताओ पारस, में आखिरी बात कह रहा हूं, जिस मुल्क के ऊपर, जिस मुल्क के अवाम उसके ऊपर एतबार नहीं करो, जिस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट उसके ऊपर एतबार नहीं करो, जिस मुल्क के ऊपर भारत के मालिक एतबार नहीं करो, और वह आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ता है, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। कादर मंदोखिल साहब वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई की वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती। वो कहते हैं साबका हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे ना, उसकी किस्तें अदा करने के लिए हमें IMF जैसे इदारों के पास, चीन और अमेरिका, सऊदी अरब, इन लोगों के पास, इन ममालिक के पास जाना पड़ता है। कर्जे ले लिए, ये खुदकशी कर रहे थे ना, अच्छी मईशत छोड़ के जाते हैं। आप खुदकशी के बजाय 20,000 तो पहले चुके, अभी जाके मजीद ले रहे, पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दी उन्होंने। सर वो कह रहे हैं मईशत को अच्छा छोड़ के जाना था ताकि फिर वो मजीद आगे काम करते। आप इश्यूज बताएं कि वो इस पे हुकूमत को काम करना चाहिए। अगर इल्जामात की सियासत से निकल आए, मईशत को अच्छा नहीं छोड़ा, अगर हमने मईशत को अच्छा नहीं छोड़ा तो हमारे दौर में महंगाई तो नहीं थी। अगर हम मईशत नहीं छोड़ा तो हमारे दौर में, आपके दौर में तो रिकॉर्ड महंगाई थी, खुशहाली थी, 20% पे गई थी। मेरी बात सुनो, रिकॉर्ड महंगाई तो इस तरह तो नहीं थी। हमारे यहाँ तो चीनी 30-35 रुपए का था, ये 160 तक पहुंचा दिए। नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में 50-55 रुपए थे। आज क्या चल रहा है? अगर मैं कहता हूँ 3.5-4 साल में वो कुछ नहीं कर सके, आइंदा भी नहीं करेंगे। ये आप पूरे पाकिस्तान में तसल्ली रखें, ये कठपुतली जितने दिन रहेंगे इतनी महंगाई पर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अंदरीब, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़े। कल ऑपोजिशन की तरफ से एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट सामने आई है ऑपोजिशन की तरफ से, और जो आपके सियासी मुखालिफिन थे ना, वो मिलकर बैठे, फिर दोस्त बन गए। तो इन्होंने आपकी हुकूमत के खिलाफ तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का भी ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि ये अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। आप तैयार हैं उसके लिए? पारस, मुझे लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड। इन्होंने मुझे चैलेंज किया था, तो मैं फिगर्स के साथ इनको जवाब देती हूँ। इन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया। हमने जनाब 34 अरब कर्जा लिया 3 सालों में, जिसमें से हमने 29 अरब वापस किया है सूद। कभी किसी गवर्नमेंट ने इतना नहीं वापस किया। 30 अरब डॉलर हमारा एवरेज बन रहा है कोई 10 अरब। तो 29 अरब जब हमने वापस किया है तो हमारा जो नेट कर्जा बना है वो तकरीबन बना है 9 बिलियन। इन्होंने जो वापस किया था मिला के 45 अरब लेके इन्होंने 27 वापस किया। इनका नेट जो बना था वो 22.7 बिलियन बना था। हमने 10-10 बिलियन पर ईयर किया, इन्होंने 5-5 बिलियन पर ईयर किया। तो मुझे बताएं 22 बिलियन नेट, यानी हमने तो सूद वापस किया तो हमारे पास 9 बिलियन बचा जिससे हमने मुल्क चलाना था क्योंकि बैंकरप्ट मिला। इन्होंने 22 बिलियन, एक तो ये बात। दूसरा, इन्होंने पावर्टी पे बात की। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात कर रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल दोनों ने ट्वीटें की। किसी ने कहा जी 10 लाख बेरोजगार हो गए हैं, पुअर हो गए हैं। ये असद उमर की ट्वीट है जी। और 3 महीने हो गए ट्वीट किया उन्होंने, दोनों ट्वीटें सामने रखी और उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं कि एक्चुअली 2019-20 में जो है तकरीबन 23 लाख नई जॉब्स बनी हैं डेटा के मुताबिक, जो इन्हीं के जमाने में शुरू हुआ था। तो उसके बाद आज तक जवाब नहीं आया। IMF की कड़ी शराइत मानकर उनसे डील करके और एहसास प्रोग्राम जैसे मंसूबों के साथ वैसे गुर्बत का खात्मा मुमकिन नहीं है। दिलीप, आप भी जानती हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि किसी हुकूमत ने आज तक कर्जे हंसना नहीं इंट्रोड्यूस किया। मैं ये भी जानती हूँ कि किसी हुकूमत ने आज तक 1100 अरब जो है वो किसानों को नहीं दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि किसी हुकूमत ने आज तक ये नहीं कहा कि 10 लाख रुपया पर हाउस होल्ड तुम्हें सेहत का फ्री मिलेगा। मैं ये भी जानती हूं कि सारे गरीबों को जो जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट फ्री किसी ने नहीं दी।
یہ سب کچھ ہو رہا ہے نمبر 1. کیا کسانوں کو کھاد مل رہی ہے؟ جو آپ نے کیا اپوزیشن کے بارے میں, ٹریکٹر مہنگے ہو گئے ہیں, کھاد ان کو مل نہیں رہی ہے. کسی حکومت نے ویسے اس طرح مسلسل مہنگائی کا ریکارڈ بھی نہیں بنایا ہوگا. تو کسی حکومت نے 100 سال میں کرونا فیس کیا ہے, کسی حکومت نے 100 سال میں دیوالیہ حکومت ہماری جیسی نہیں ہے, کسی حکومت نے 19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہیں. ان کو پتا کتنا ملا تھا؟ ان کو 2.5 بلین ملا تھا. ہمیں کتنا ملا؟ 19 بلین ملا. اور آپ نئی حکومت کے لیے میں فیکٹس کے ساتھ بیٹھی ہوں, مجھے آپ جو مرضی پوچھ لیں. آپ نئی حکومت کے لیے کتنا چھوڑ کے جائیں گے؟ اس کے بعد اس حکومت کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی روتے رہیں گے اور آپ کو الزام دیتے رہیں گے. ہم نے پہلے سال بھی پرائمری سرپلس دیا تھا. انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اینڈ آف دا 5 ایئرز ہمارا یہ 19 بلین چھوڑ کے گئے تھے نا, یہ 500% زیادہ چھوڑ کے گئے. ہم اس سے بہت کم ہمارے قرضہ ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں, گارنٹی دے رہی ہوں. کر دیں گے. نمبر 1 دیکھیں, میں اس وقت اکانومسٹ تو نہیں بیٹھی نا, آپ اکانومسٹ آپ بڑے اچھے فگرز دے رہی ہیں. اپنے ایگزیکٹ فگرز آپ تو فگر سے بات, فیکٹ سے بات کرتی ہیں نا. ہاں تو میں فورن افیئرز میں ہوں, مجھے فورن افیئرز کے بارے میں پوچھیں, ڈیٹیل میں پوچھیں کیا ہوا 33 پوائنٹس کی. اس طرف تو آپ ایسے خود ہی آئی ہیں جواب دینے کے لیے, میں نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا. ورنہ آپ مجھے یا میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں لا دوں گی فگرز, کیونکہ میرے پاس آن دا ہیڈ تو نہیں ہے. چلیں اب آتے ہیں اپوزیشن جو آپ نے پہلا سوال کیا, آپ نے اپوزیشن پہ آگے آپ نے کہا جی یہ سارے عدم اعتماد اور اس کی سب کی تیاری کریں. دیکھیں یہ سب ایک ہیں اور ایک ہی تھے اور ایک رہیں گے. ہم نے 11 سال پہلے کہا تھا اس کرپشن کے پرچم تلے ہم, یہ گانا گایا انہوں نے, ہم سب ایک ہیں. اس کرپشن کے سائے تلے یہ سب ایک ہیں. ساری چوریوں میں یہ سب ایک ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہم بچ جائیں, کیونکہ اگر یہ حکومت میں یہ بتا دیں کہ آپ کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے. کیا آپ کے اس کانفیڈنس کی وجہ آپ کی کارکردگی ہے, یا پھر آپ وہ خوش ہیں جنہیں خوش ہونا چاہیے اور اسی لیے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے چور ڈاکو ہیں؟ یہ دو وجوہات ہیں. نمبر 1, اس وقت ساری دنیا کے اندر پاکستان کے اسٹڈی بنا ہوا ہے. 5.37 ہماری گروتھ ریٹ ہے, انشاءاللہ 6 سے اوپر ہوگی. اس وقت ہماری پاورٹی نیچے آ رہی ہے. کرونا جو مینج ہو رہا ہے, پہلی یہ بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ, 1 سال سے سب کچھ نیچے آ رہا ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سوائے مہنگائی کے. انہوں نے کہا تھا آر یا پار, وہ بھی نیچے آئے گی. میں بتا رہی ہوں آپ کو, کیونکہ ساری دنیا میں ہے. تو ساری دنیا میں جب 4 مہینے 5 مہینے بعد شارٹیج اکانومی ہے, اس کو کہتے ہیں شارٹیج اکانومی, وہ بھی نیچے آئے گی. یہ سال سے کہہ رہے تھے جی ہم باہر نکلیں گے, نہیں نکلے. لانگ مارچ کریں گے, نہیں کیا. استعفے دیں گے, نہیں دیا. عدم اعتماد کس کا ہوا؟ پاکستان مسلم لیگ, لندن کا کچھ کرنے والے ہیں, عدم اعتماد بھی لے کر آئیں گے. پاکستان مسلم لیگ عوام کا سمندر بھی نکال کے لائیں گے آپ کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں, تیار ہیں, یہ وہ لے گئے کہ یہ کہہ رہے تھے ہم گھسیٹ کے آپ کو پیٹ سے لے کے آئیں گے, پیٹ بھرنے ایک دوسرے کا لنچ پہ چلے گئے. عوام کو پتا ہے کہ انہوں نے سوائے ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے کسی طرح کوئی اپنا وہ کر کے ڈیلے شیلے کر کے باہر بھاگنے کے. مجھے بتائیں ہسٹری میں کبھی آپ نے ایسا لیڈر دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ میری جان بہت عزیز ہے, میں واپس نہیں آؤں گا, تم مرو. میں کرتی ہوں بات, میں کرمانی صاحب سے جواب لے لوں اس بات کا پلیز. کرمانی صاحب آپ ذرا حکومت کے کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں سر, اور جبکہ کل اپوزیشن کی ایک بڑی بیٹھک بھی ہوئی ہے جہاں آپ لوگوں نے عدم اعتماد لانے کے حوالے سے اتفاق رائے بھی کیا ہے سر, لیکن ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. پھر اس بار آپ کیا مختلف کریں گے؟ یہ ایک میں کیا کہوں اب کہ یہ عوام کی جو پلس ہوتی ہے یہ حکومت اس سے پوری طرح کٹ چکی ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ گلیوں میں, بازاروں میں, محلوں میں, مارکیٹس میں کس طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں جو ان کے بقول چور ڈاکو. یہ دراصل ان کا نیریٹو فیل ہو گیا. ایک آنے کی ابھی تک دھیلے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے. وہ جی 200 ارب ڈالر لائیں گے, 100 ارب منہ پہ ماریں گے, 100 ارب یہ کریں گے. ایکچولی ان کی حکومت جو ہے وہ پچھلے 3.5 سال سے ایک پروپیگنڈے کے اوپر چل رہی ہے. اس میں یہ ماسٹر ہیں, ایک جھوٹ پروپیگنڈے میں یہ ماسٹر ہیں. کیا مجھے بتائیے, کرپشن کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا یہ جو پلس کنسلٹنٹ کا سروے آیا ہے جس میں کی بات کرتے ہیں نا 99% کنٹروورشل ان کی وجہ سے آگے, اچھا چلیں پلس کنسلٹ, تو میں نے تو کہا تھا آپ ہی کے ایک پروگرام میں کہ اس کو چیلنج کریں, وہ بھی نہیں کیا, اس کو سو کریں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رپورٹ غلط ہے. پھر یہ پلس کنسلٹنٹ کا ذرا دیکھیے, 99%
عوام جو ہے महंगाई में इजाफे से परेशान है। 80% लोगों ने, ये कहते नहीं बड़ा हमने रोजगार दिया है, 80% लोगों ने, किरमानी साहब वो नहीं देखा आपने जिसमें उस्मान बुज़दार नंबर 1 है? जी 80% अवाम ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया और 84% महंगाई के लिए परेशान है। अब गुजारिश ये है कि ये जितनी भी इन्होंने इनकी बकौल इनके सो कॉल्ड कामयाबियां हैं और बड़े ये को हमालिया के ऊपर चढ़कर इन्होंने एक कोई झंडा लहरा दिया है, वो गरीब तो मर गए हैं। ठीक है, जाके देखे तो सही। अच्छा किरमानी साहब, मैंने सर सवाल आपसे ये किया था कि कहाँ आप लोग एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे थे, डीलो के नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये अचानक मुलाकात कैसे, ये बर्फ कैसे पिघल गई सर? क्या इसका नतीजा हम ये निकाल सकते हैं कि दोनों को मना कर दिया गया है या इशारा हुआ है कि दोनों साथ ही आ जाओ मिलके? अब देखिए, इस बारे में शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने जी बड़ी एक जामिया मीडिया टॉक भी की और उन्होंने बताया असल में मसला ये है इस वक्त कि अवाम जो हैं वो इंतहाई बेजार हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। और इस वक्त मैं समझता हूं कि अपोजिशन को छोटे मोटे इख्तलाफात हर घर में, सियासी जमातों में, मुआशरों में होते हैं, लेकिन जहां मुल्क की बका का सवाल आ जाए, इन्होंने तो मुल्क को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक मिनिमल एजेंडे पर ऑपोजिशन का मैं समझता हूं मुत्तहद होना बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी जामे प्रेस टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने मीडिया से बात की। सर जरा बताइए उसमें जामे बात क्या थी, उसमें से क्या कॉन्क्रीट लाहे अमल की तवक्को की जा रही थी, वो क्या निकला? ये सोचा जा रहा था शायद अदम एतमाद के हवाले से आप कोई डेट दे देंगे, शायद आप लॉन्ग मार्च मुश्तरका कर लेंगे, शायद आप कोई ऐसा कहेंगे कि हम मुश्तरका तौर पे हुकूमत के खिलाफ खड़े हैं। सर कुछ भी ऐसा नहीं था। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी शायद पीडीएम में शामिल हो जाएगी, कुछ भी नहीं निकला। सर आपने तो कहा कि हम अपनी सीईसी में अदम एतमाद का मामला लेके जाएंगे, फिर पीडीएम से वहां पे मंजूरी लेंगे, उसके बाद फिर एक मुलाकात की, आपने डेट दे दी, अब फिर जरदारी साहब के सामने वो चीज रखी जाएगी। लंबी कहानी सर। मैं ये समझता हूं कि ये कल की जो मुलाकात हुई है, जो शहबाज साहब की दावत पर मोहतरम आसिफ जरदारी साहब और मोहतरम बिलावल साहब तशरीफ लाए अपने साथियों के हमरा, ये पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है और ये बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू है। और इसमें जाहिर है कि दोनों जमातें हैं, हर जमात का अपना सोचने का गुजारिश बात तो करने दे मुझे। नहीं देखिए, बात सुने, अपनी आपने मुशावरत करनी है। जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से बात करेंगे शहबाज साहब, फिर मियाँ साहब से, नवाज शरीफ साहब से बात होगी और उन्होंने बताया पीडीएम का इजलास होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बामी मुशावरत से ये ऐलान किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कल की मीटिंग हुई है, ये पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास अवाम के मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में, और उसकी जानिब ये फर्स्ट स्टेप है कि वो तमाम इस पर इत्तफाक हुआ इस मीटिंग में, इत्तफाक हुआ इस मीटिंग में कि तमाम आईनी और कानूनी जो तरीकाकार हैं वो बुरुए कार लाए जाएंगे इस हुकूमत से। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि पहले सीईसी में मामले को रख लेते, वहां से राय ले लेते, फिर आप पीडीएम से मंजूरी ले लेते और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर लेते? क्या अगर ये बाद में मुलाकात होती, फिर फाइनल चीजें उनके सामने रखते, ज्यादा बेहतर नहीं था कि आए अब असेंबली में अदम एतमाद पेश करते हैं? इस मीटिंग का इस मीटिंग का होना जो है, मैं बजाते खुद समझता हूं कि वो बहुत बड़ा एक स्टेप है और इंशाअल्लाह ताला इसमें से बेहतर नताइज निकलेंगे मुल्क और कौम के लिए। ठीक, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, देखते रहिएगा न्यूज़। मंदोखेल साहब, ये अचानक कल क्या हो गया सर? ये दूरियां कैसे मिट गई अचानक? ये मुंह से दोबारा एक दूसरे के लिए फूल कैसे झड़ना शुरू हो गए सर? अब क्या आगे 1.5 साल ऐसे ही ऑपोजिशन होगी जैसी हमने 3.5 साल पहले देखी है, जैसी आप कर रहे हैं? पारस, मुझे 1 मिनट के लिए इजाज़त दे। जो मेरी बहन अंदलीब साहिबा ने जो बात कही थी कि 34 अरब थे, 29 अरब हमने कर्जे दिए, ये था वो था, बहुत गिर गए। मान गए ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब की आखिरी दौर में, ये सारे मसाले उनके लिए उन्होंने छोड़ दिए जी। तो आपने डिनर पे चढ़ के आपकी लीडर ने क्यों ये दावा किया कि 3 महीने में नया पाकिस्तान बना दूंगा, वो 100 अरब उसके मुंह पे मारूंगी, सब उड़ के खुदकशी कर लूंगा? तो उसका मतलब आवाम को झूठ बोला था, आपने आवाम को गुमराह किया था। पहले ये मान ले, क्योंकि आपको जब ये पता था उसके बावजूद आपने दावे क्यों किए? आपका वो चाइना का रस्तू जो आपने खड़ा किया, क्यों खड़ा किया है, जो आपके 6 महीने में फेल हो गया? अब आप ये दूसरे सवाल की तरफ देखे,
बिलावल भुट्टो साहब का पीडीएम की तजवीज़ भी बिलावल भुट्टो साहब की थी जी। और जब पहले पीडीएम की मीटिंग हुई थी तो मियां नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी, तो उस वक्त मियां साहब ने फरमाया था कि सारे मिलके इस्तीफे दे दे मौलाना फजल रहमान साहब को। तो उस वक्त भी बिलावल साहब ने कहा कि कल क्या हुआ, बस कल की कहानी सुनाएं, इस्तीफे देते हैं, ये सब पता है। असेंबली के फ्लोर पे हम इकट्ठे शुरू दिन से थे और आज भी है जी। आपको सिर्फ ये कल की मुलाकात नजर आ रही, क्या आपको ये याद नहीं था? क्योंकि मैं खुद उस एहतजाज में जो बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब और मौलाना असद साहब और तमाम एमएनए असेंबली से निकल के सीधा मजदूरों के पास आए और मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनसे बात की थी। और फिर असेंबली के अंदर आपने देखा हमेशा हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन जहां बाहर गली गलोच में हमारे अलग एहतजाज है, पीडीएम का अलग एहतजाज है। और इसके लिए अगर ये पीडीएम भी हमारा एहतजाज जो 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने तय किया है, अगर इसके साथ मिल के तो एक मजबूत कुव्वत बन जाएगी, तो इसमें कोई अर्ज तो नहीं है। इसमें मीडिया को परेशान नहीं होना चाहिए। मीडिया परेशान नहीं है। शेख रशीद सबसे ज्यादा परेशान है। इमरान खान अगर आज ऑपोजिशन में होते ना और कादर मंदोखेल साहब अगर आप लोगों की हुकूमत होती ना, तो वो ऐसी ऑपोजिशन करते कि आप लोगों की हुकूमत हिल जाती। सर अब ये जैसे तैसे हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको इमरान खान से ऑपोजिशन करना जरूर सीखना चाहिए वैसे। और एक ऑपोजिशन देखिए आपकी सिंध में भी हो रही है, आपको मजबूर कर दिया आपकी सिंध गवर्नमेंट को ऑपोजिशन जमातों ने कि आपने बल्दियाती कवानीन आप तब्दील कर रहे हैं अब, और यहाँ वफाकी हुकूमत से आप एक बिल में एक छोटी सी अमेंडमेंट नहीं करा सकते। सर इनको आप छोटी सी तरमीम के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये है आपकी ऑपोजिशन। हम मजबूर किसके सामने हुआ है जरा ये तो देख ले, जरा फर्क देख ले। तजिया तो बड़ी अच्छी आप कर लेती है। जमा इस्लामी की एक सीटें हमारे 99 थी, हमने फिर भी उनके साथ बात की है। पीएसपी का तो काउंसलर भी नहीं है, यहाँ किसके सामने मजबूर होते हैं आप? तो आप मुझे बता दो, आप ये हमारे नेकियां बयान करें ना कि इसको दूसरे अल्फाज में, जिसकी एक सीट थी उसके बावजूद हुकूमत अपना बिल पास करा लेती है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का। किसने मजबूर किया था आपको सेनेट के अंदर? सर देखो आपने सिंध से स्टार्ट किया, मैंने सिंध के जवाब आपको दोनों का दे दें, दोनों जगह एक ही हाल है आपका। मरकज में देख नहीं आप मिक्सअप ना करें पारस। आप सर जहां हुकूमत है वहां पे आप मजबूर हो जाते हैं, जहां ऑपोजिशन पे हैं वहां पे आप हुकूमत को मजबूर नहीं कर पाते। दोनों जगह ही फिर ये नाकामी है ना। आप खुदा का वास्ता सारी चीजें मिक्सअप ना करें। हम किस बात के मजबूर है? आपको पता है कानून में क्या लिखा हुआ है? गवर्नर के इख्तियारात अगर असेंबली से बिल पास हो जाए, दोबारा जाए, 10 दिन का टाइम उसके पास। हमने वो जिद भी पूरा की है, हमने पास भी करा दिए, एक्ट भी बना दिए, मगर उसके बावजूद हम उन पार्टी के साथ बैठे जिनके काउंसलर नहीं है, अब उन पार्टी के साथ बैठे जिनके एक सीट है हमारे 99। तो आप ये हमारे नेकियां वो करें, ये हमारे बड़पन आप शो करें ना कि आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं कि हम मजबूर कोई नहीं करे। ये कंपनी टेलीफोन आ जाता है अननोन नंबर से, वो ये कमबख्त टेलीफोन जो आ जाता है तो वो सब बेचारे इधर उधर जो हुकूमत की इत्यादियों करनी, तो हुकूमत के अंदर ही इसकी अक़लियत में कैसे बदली? आप धरना क्यों नहीं देते? खान साहब तो कहते हैं आए एक हफ्ता देना धरना, मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की थी। आप देंगे धरना? आप 27 फरवरी को आ रहे हैं, अभी तक आपको पता ही नहीं आपने आके करना क्या इस्लामाबाद में। अच्छा नियाजी साहब से ये कह दे, आप ही जब आपसे बात की दोबारा बात कर ले कि आपने बोला कि 500 आदमी के इकट्ठे हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पाकिस्तानी एंकर्स को इंटरव्यू नहीं दे रहे धरना था उसके सामने तो आपने घुटने टेक दिया। ठीक सर, उसने तो आपसे जबरदस्ती मनवा ली है। ठीक, जो दहशतगर्दी इंडिया के फंड दहशतगर्दी वो सारी जबरदस्ती टाइम थोड़ा सा कम है। मैं एक चीज पे और आप तीनों का प्यार से कहता था, बड़ा फख्र से कहता था ये हिंदुस्तान के एजेंट है। अच्छा अंकलीब एक कमेंट जरा इसके ऊपर कर दें कि बताओ ये तो हाल है आपका। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आए हुए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक आपने सिर्फ माहिरीन से इस पर राय तलब की है, तो आप इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई खास वजह? जबकि आपने सवालात इस पे बहुत ज्यादा उठा दिए हैं कि ये जाली है, ये गलत है, ये कतरी खत जैसा सबूत है, चैलेंज क्यों नहीं करते आप इसको? देखें बात वही है कि अगर मैं बैठ के कह दूंगी तो फिर आप यही कहेंगे कि जी आपका क्या, तो ऑब्वियसली हमने एक मेडिकल रिपोर्ट अगर पेश करनी है, इस पे केस करना है। स्पेशली देखें इस वक्त यूके होम ऑफिस ने रिजेक्ट किया इनका एक्सटेंशन ऑफ द वीज़ा, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि ये तो मेडिकली फिट हैं, ये तो जा रहे हैं फिर रहे हैं। 5 घंटे की जर्नी, मेरे साथ हुसैन नवाज प्रोग्राम में आए और पहले उन्होंने कहा जी 4 महीने पुरानी, मेरे साथ प्रोग्राम में आके कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन 2 घंटे जाना आना। 5 घंटे की जर्नी है, सब कहते हैं 10 घंटे आना जाना। अब ये होम ऑफिस ने भी रिजेक्ट कर दिया है। हम भी अपना मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे, वो प्रूव करेंगे, क्योंकि ना कोई रिपोर्ट आई है, ना लैब रिपोर्ट आई है, ना ब्लड रिपोर्ट आई है, कोई नहीं। एक वहां बैठा हुआ जो इनका दिलपसंद कोई डॉक्टर है जी, पहले तो कहते थे कि जी यूके डॉक्टर है, पता चला अमेरिकन डॉक्टर है, जहां जहां जाते हैं वो डॉक्टर कहीं और चला जाता है। टेक्नोलॉजी का तो अब हम पूरा केस बना के मेडिकली इसको
میڈیکلی اس کو, تو پھر ٹیکنالوجی کا دور تھا تو پاکستان رہ کے کروا لیتے, وہاں کیوں گئے؟ ویسے حیرت ہے یوکے جانا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اچھا حیرت ہے ویسے, آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو تو آپ یہ جعلی کہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے خود جو رپورٹس بنائی ہیں کیا وہ اس کو بھی آپ جعلی ہی کہہ رہے ہیں؟ چونکہ پنجاب حکومت نے جو میڈیکل بورڈ بنایا تھا اسی نے میاں نواز شریف کو بیمار ڈکلیئر کیا تھا نا, اور اسی کے بعد شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے نا, اور اسی کے بعد وزیر اعظم عمران خان بہت دکھی ہو گئے تھے اور آپ نے ان کو بھیج دیا تھا. تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کی اپنی رپورٹس کو آپ جعلی قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں پارس, بڑی سیدھی سی بات ہے, جو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا بلڈ شوگر ہوتی ہے یا بلڈ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں وہ سٹریس سے اوپر نیچے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور نواز شریف کو اتنا سٹریس تھا جیل جانے کا, پہلے وہ بھاگ گئے تھے, آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے ڈیل کی بھاگ گئے, اس دفعہ وہ بھاگ نہیں پا رہے تھے, اس سٹریس سے بالکل پاسبل ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس نیچے آ گئے ہوں. تو جیسے ہی وہ وہاں گئے ان کے پلیٹلیٹس اوپر ہو گئے, تو وہ تو برداشت نہیں کر سکتے. میں اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں, آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے جھوٹی رپورٹ کیوں بنائی, کال کوٹری میں رکھیں. اور اب وہ ڈاکٹر فیاض کی رپورٹ کو کیسے جھوٹا ثابت کریں گے؟ میں کہہ رہی ہوں رپورٹ صحیح ہوگی کیونکہ ان کو خوف تھا. بلڈ پریشر سے اوپر نیچے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ وہ رپورٹ جعلی تھی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ ان کو خوف تھا, اور خوف تھا کہ کال کوٹری میں چلے جائیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھیجا نا, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں آپ تو ملتے کر رہے تھے کہ میاں صاحب یہاں سے کسی طرح چلے جائیں, کہیں یہیں پر ان کو کچھ نہ ہو جائے. کورٹ نے کہا کہ آپ گارنٹی, کابینہ نے منظوری نہیں دی تھی, ہم کیسے گارنٹی, کابینہ نے کوئی منظوری نہیں دی تھی ان کے جانے کی, اب کورٹ نے ڈال دیا. کیونکہ کیبنٹ کیسے نہیں, تو کیسے ہم گارنٹی دیتے ان کی زندگی کی کہ نہیں یہ بالکل نہیں. بھائی جب عدالت نے کہہ دیا تھا پھر کیبنٹ کی منظوری کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی کیبنٹ نے کیوں منظوری دی؟ عدالت نے کہہ دیا تھا نا جانے دو تو جانے دیتے. بالکل, عدالت نے کہا کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں. These were the words of the judge. تو اس کا مطلب جو میڈیکل رپورٹ تھی وہ ٹھیک تھی تو آپ نے گارنٹی دی ہوگی نا, وہ واقعی بیمار ہوں گے تو آپ نے گارنٹی دی ہوگی نا. یہ میڈیکل رپورٹ میں آپ کو بالکل یہ مانتی ہوں کہ بلڈ پلیٹلیٹس ہو سکتے ہیں نیچے ہو گئے ہوں گے, یہ سٹریس کی بات ہے. اور سن لیجیے گا کرمانی صاحب کا کوٹری میں نہ چلے جائیں. ٹھیک جی کرمانی صاحب, کال کوٹری میں جانے سے وہ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی عزیز ہے. جی نواز شریف کو حکومت نے بھیجا, نواز شریف ان کی طرح دیوار پھلانگ کر نہیں بھاگا. پہلی بات ہے, ذرا غور کریں آپ اپنے لیڈر کو, جب وہ افتخار چودھری کے تحریک میں پولیس آئی تو دیوار پھلانگ کے 10 فٹ کی موصوف بھاگ گئے تھے, ہمیں یہ نہ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میڈیکل بورڈ ان کا تھا, یہ تو اپنے میڈیکل بورڈ پر عدم اعتماد کر چکے ہیں. تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ کارروائی کریں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف, ڈاکٹر فیصل سلطان کے خلاف. جہاں تک بات آ گئی کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں فیاض شال, تو یہ تو میاں صاحب کا فیاض شال یہ پچھلے 16-17 سال سے ان کا علاج کر رہے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر لارنس رپورٹ بھیجا کرتے تھے, ان کو دیکھ چکے ہیں. جدہ اچانک ڈاکٹر تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کی جو تبدیل نہیں کیا, اسپیشلی امریکہ سے بلایا, میاں صاحب کی جو ڈیزیزز ہیں, مجھے اب تو ٹائم دیں. نو, وہ پہلے بھی لنڈن میں وہ بہت نون کارڈیالوجسٹ ہیں, انٹرونشنل, وہ پوری دنیا میں اپنے مریضوں کے علاج کے لیے جاتے ہیں. وہ جدہ بھی گئے, اس کے بعد وہ لنڈن بھی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے. لارنس بھی ہے ابھی. نواز شریف صاحب کا ایک ڈاکٹر نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے ملٹیپل ان کی ڈیزیزز ہیں, جس میں ان کو 2 دفعہ تو اڈیالہ جیل میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. ہم نے تو ایک صحت مند نواز شریف دیا تھا, انہوں نے ہمیں بیمار نواز شریف پکڑا دیا ہاتھ میں, اور ان کی اجازت سے گیا. اب ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے, یہ اس کو چیلنج کریں. ٹھیک, کرمانی صاحب ان کو کہا گیا عدالت نے کہ جی وہاں ہائی کمیشن جا کے وہاں معلومات لے, وہاں تو جاتے نہیں ہیں, یہ صرف ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. کرمانی صاحب لیکن 2 سوال جو یہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب 400 کلومیٹر کا سفر کر کے چلے گئے فیکٹری کا وزٹ کرنے کے لیے, تو اسی طرح جہاز میں بیٹھ کے وہ سر پاکستان بھی آ سکتے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے خطرہ ہے ان کی جان کو سفر کرنے سے. یہ جو لنڈن سے نیلسن کا جو ڈسٹنس ہے, ابھی آپ گوگل کریں آپ کو پتہ لگ جائے گا, دیٹ از 386 کلومیٹر. یہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا لاہور سے اسلام آباد کا ہے. اور بات سنیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جکڑ کر بستر پر لٹا دو. وہ تو کہتا ہے ان کو آب و ہوا تبدیل کراؤ, ان کو چہل قدمی کراؤ, ان کو واک کراؤ, اور وہ اپنے ڈاکٹر کی ڈاکٹر پاکستان بھی آ جائیں گے.
इनको जो शौक चुरा रहा है पाकिस्तान भी, जिस दिन नवाज शरीफ के डॉक्टर उसको इजाजत देंगे, उनके 2 प्रोसीजर्स रहते हैं, एक एंडार्टरेक्टमी का है उनका एक प्रोसीजर और एक हार्ट का। जिस दिन वो हो जाएगा और उनके डॉक्टर उनको इजाजत करेंगे, बेफिक्र रहे, नवाज शरीफ साहब एक लम्हा ताखीर किए बगैर आ जाएंगे। कि रिपोर्ट में जो बीमारियां बताई गई हैं ना मियां साहब को, वो यहाँ पे उनकी उम्र के हर शख्स को है, तकरीबन हर बंदे को यहाँ पे ब्लड प्रेशर है, शुगर है। ट्रीटमेंट आप देखिए, ब्लड प्रेशर शुगर से मामला आगे हैं। ये फैसला नवाज शरीफ साहब का डॉक्टर करेगा। उसने रिपोर्ट में लिखा है कि ही इज हाई रिस्क पेशेंट एंड ड्यू टू प्रेवलेंस ऑफ कोविड ही इज अ कैंडिडेट फॉर खुदा ना खास्ता डेथ। इससे ज्यादा क्या डॉक्टर सर इमरान खान कह रहे हैं कि क्या किसी और कैदी को ये सहूलत मिल सकती है कि वो बाहर जाके इलाज कराए, फिर सबको ही जेलों से बाहर कर दें आप? ये इमरान खान साहब फिर जब इजाजत दी थी उन्होंने जाने की, उस वक्त इनके हाथ पैर फूल गए थे, उस वक्त फिर ना जाने देते, सोचते उस वक्त क्यों जाने दे रहे हैं? उस वक्त तो कहा जी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, फौरी ले जाओ, यहाँ से इनका इलाज कराओ जाके। ठीक सर। और अब ये बातें कोई शर्म नहीं है, झूठ बोलते हुए कोई शर्म नहीं है आपको। आप लोगों को भी कोई शर्म हया नहीं है, आप लोगों को भी कोई शर्म हया नहीं है। आप भी सच बोला करें, ऐसी गुफ्तगू मत कीजिए, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं। कादर मंदोखेल साहब, कल जरदारी साहब ने सिविलाइज्ड मैनर में बात हो रही है, सिविलाइज्ड मैनर में बात करें। ये मुतालबा नहीं किया कि मियां साहब को वापस आना चाहिए? आप लोग तो ये मुतालबा करते रहे हैं, आपने पीडीएम में भी किया, अपनी सीईसी के इजलास में भी आपने इस तरह के मुतालबात किए, उनकी रिपोर्ट पे आपको यकीन है सर? पारस, हम क्यों मुतालबा करेंगे? हमारा क्या करते तो रहे आप पहले। वो अपनी पार्टी का कायदे है, पार्टी वाले उनका फैसला करें। जरदारी साहब ने नहीं किया तो मरियम नवाज नाराज हुई थी, फिर जरदारी साहब ने माफी मांगी थी उनसे। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, अंजलि साहिबा ने जो कहा है कि कोर्ट ने इजाज़त दी है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। कोर्ट ने इनको बोला कि आप करो, और उसका टेक्निकली सवाल ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, वो कोर्ट ने अगर नहीं कहा होता तो फिर इनकी काबीने की मंजूरी की रिपोर्ट की जरूरत थी। इनकी अपने घर का जो तनख्वाहदार डॉक्टर है, डॉक्टर फैसल, जो आजकल इनका वजीर है, उसने रिपोर्ट दी है, डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने दी है, खुद काबीना में इनके वजीर रो रहे थे, और फिर सबको उन्होंने वीटो करके खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिया। तो सबसे पहले अमेरिका और यूरोप के डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई से पहले अपनी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्हें इनको बकौल इनकी झूठी रिपोर्ट, अभी शेख रशीद साहब ने कल कहा वो रिपोर्ट झूठी है, तो सबसे पहले इन झूठे रिपोर्ट को बनाने वाले इन झूठों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि फिर हम भी बोले हाँ ठीक है अब उसका। और फिर दुनिया में बड़ा अच्छा कानून है, यूरोप में ऐसी जलसाजी नहीं होती है जैसे हमारी गली कुची में अथाई डॉक्टर बैठे हुए थे, वहां उसको चैलेंज कर दे, वो उसकी लाइसेंस कैसे हो जाएगा उनके डॉक्टर की अगर उसने गलत रिपोर्ट दी है। लेकिन वहां रह के इलाज कराना चाहिए, उनका आना इस वक्त जरूरी नहीं है, ठीक है? फारिस, हमारा क्या वास्ता? यही कहा था ना कि जद्दोजहद में शामिल हो, वहां से बैठ के नहीं, यहाँ आके पाकिस्तान आके हमारे साथ जद्दोजहद में शामिल हो, यही बात हो रही थी जब आप पीडीएम के अंदर मौजूद थे। ठीक है कादर मंदोखेल साहब, देखिए मैं एक चीज बताऊं, अगर आप हमारे साथ कहते हो कि हमारे साथ जद्दोजहद करो, तो हम ये कहेंगे कि आ जाओ मियां नवाज शरीफ आगे जाए, हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने